कहाँ तक हो गए थे बच्चों? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स करा दी थी। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स सिग्मा पाई करवा दिया था नहीं? यस सर। आप लोग के ग्रुप में ऐड ही नहीं होते टीचर, टाइम लगाते हैं, देखो टाइम हो गया। ठीक है, सर बैच छुट्टी है क्या अभी अभी 2 मिनट पहले लिखा हुआ है? आज अभी छुट्टी है सर हमारी क्लास 3-4 मिनट पहले ही। मैम की क्लास आज 3:30 से स्टार्ट हुई, वो इसमें एमएस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मैम लैपटॉप से। चलो, ये तो गए हो गए बॉटनी पढ़ पढ़ के। चलें फिर हम भी स्टार्ट करें। यस सर। Mn2CO10 ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जरा देखो इसको बनाएंगे कैसे। सर सिग्मा पाई है। जी जी सिग्मा पाई है। CD8 3D5 होता है, 4S2 और भी खाली पड़ा है। ये होगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा तो पेयरिंग हो जाएगी। ये बनेगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा। 2 Mn है, एक ही Mn नहीं है, 2 Mn है, तो दूसरा वाला Mn मैं नीचे बना देता हूं, सेम पैटर्न फॉलो कर देता हूं। तो CO ऐसे यहां भी CO
नोट हो गया बच्चों? यस सर। सर बस एक बार ये कंपाउंड का फॉर्मूला बता दीजिए, लिखा दीजिए। Mn2CO10, Mn2CO10 ये कंपाउंड Mn2CO10। नोट हो गया? बन गया बच्चों? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। इस पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा बच्चों D2sp3 डायामैग्नेटिक, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है। ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग कर जाता है, इसी वजह से डायामैग्नेटिक हो जाता है, अदरवाइज ये पैरामैग्नेटिक रहता है। और इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक। इसमें भी Mn अपना वही बैक बॉन्डिंग कर लेगा, वो सारी प्रोसेस होगी सिग्मा पाई वाली। बन गया? यस सर। यस सर। या देखो Mn का कॉन्फ़िगरेशन ये है, वैसे ही सेम कॉन्फ़िगरेशन नीचे भी रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था उस कंपाउंड में, इस वजह से सारी पेयरिंग हो जाएगी। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, तो ये आ जाएगा। तो ये 5 में तो उसने डोनेट कर दिया, 5 में यहाँ डोनेट कर दिया, और 1-1 की म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, है ना। तो ये स्ट्रक्चर आएगा। अब इस पे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और ये सारी चीजें होंगी, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये सिग्मा पाई बॉन्डेड वाला है, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं बच्चों। पैकेज आप लोगों को मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला है सर। ओ सर। नहीं मिला सर। अरे तो यार ऐसे मिल गया सर। ऑर्गेनिक का भी नहीं मिलेगा, कैसे काम चलेगा? सर इंक्वायरी की थी, उन्होंने कहा था हम पार्सल कर चुके हैं, जब तक डिलीवरी होगी उसके बाद ही आएगा आपके पास।
मुझे पता चला पार्शल आज हुआ है और कितने मतलब 4 महीने बाद होगा क्या पता नहीं। सर जो दिल्ली में उनको तो मिल गया। क्या कह रहे हो? सर दिल्ली में जो रहे और जो सेंटर से लाए उनको तो मिल चुका। हाँ उनको, लेकिन अब हर बच्चा दिल्ली में तो नहीं बैठा है ना। यस सर, वो कुरियर सर्विस के लिए सर। इसी को बेटे पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं। बात यह है वो तो ठीक है पहुंचेगा जब पहुंचेगा, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना कि भाई उस क्वेश्चन सही से नहीं हो पाते हैं, और अपना पैकेज रहता है तो वो अलग ही फील आता है। तो ये लिगेंड्स हैं जो कि सिग्मा पाई बॉन्डिंग करते हैं, और इसी बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, जिसमें कि मेटल इलेक्ट्रॉन लेता भी है और मेटल इलेक्ट्रॉन देता भी है, तो उसे ही हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा ऊपर वाले कंपाउंड में, वो मैंने लिखवाया नहीं। जरा देखो ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 1Mn6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये जो म्यूचुअल शेयरिंग वाला है ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेट ही काउंट हो रहा है। 6 बॉन्ड। अब आगे आ जाते हैं बच्चों, EAN हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बोलो। नहीं पढ़े थे। EAN का फॉर्मूला होता है बच्चों Z माइनस सिग्मा प्लस N 2 इंटू कोऑर्डिनेट नंबर। बस फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है बच्चों Z। ओहो ये सिग्मा नहीं है, सही तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे वो इफेक्ट ENC याद आ रहा है, शील्डिंग वाला। हाँ शील्डिंग वाला याद आ रहा है बच्चे फॉर्मूला, आजकल +1 में चल रहा है ना, तो इस वजह से Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एक कंपाउंड लेता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा, लाइक K4FeCN6। इसका अगर EAN निकाला जाए, एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 26, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बच्चों 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कितना आ गया 36। K3FeCN6 तो 6 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 35 आ जाएगा क्या? अच्छा देखो ये चैप्टर बड़ा था ना बच्चों। यस सर, मगर इजी है। इजी है? कमाल है। यस सर। अगर समझ आ जाए तो इजी है और अच्छा लगता है, ना समझ आए तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पैकेज होता तो क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो और ज्यादा पता चलता है। अच्छा ठीक है, नोबेल गैस बताओ कि कौन कौन सा है। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल का EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी नोबेल गैस के इक्वल आ जाए तो हम ये कहेंगे कि भाई EAN रूल को ये फॉलो करता है। इसमें देखो तो EAN रूल फॉलो नहीं होगा,
मतलब 35 उससे कम आ जाए, उससे ज्यादा आ जाए, कुछ भी आ जाए तो कहोगे कि ये रूल फॉलो नहीं होगा। दो क्वेश्चन बातें हैं इसमें, एक तो EAN कैलकुलेट करने के लिए, वैसे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है ये, तो नीट में नहीं आएगा। तो EAN निकालने को आएगा टेस्ट में अगर कभी आए तो। आप एक ये है 4 कंपाउंड दे देता है, कहता है बताओ कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो EAN रूल को फॉलो करता है। तो देख लेना जिसका किसी भी नोबेल गैस के इक्वल आ जाए तो आप वही आंसर दे देना, है ना। और EAN कोई रूल नहीं है कि जो, बस ये है कि कहा जाता है ऐसा। अब मैं कोई कंपाउंड देता हूं, आप खुद से ट्राई करोगे। EAN बताओ। आया क्या? सर 33। गुड। 33 सर। 24 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6, 33। मतलब ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जरा EAN बता दो कुछ। EAN एटॉमिक नंबर सिल्वर का अगर नहीं आएगा तो भी गए काम से। कितना होता है एटॉमिक नंबर सिल्वर का? सर 47। अगर जिसको नहीं आता है 47 तो वैसे भी चला जाएगा। -47 -1 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आ गया, सॉरी 46 लिख दिया, 50। कितना आ गया? 50। ठीक है, EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। EAN जितने भी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बच्चे, सब के सब EAN रूल को फॉलो करते हैं, मतलब किसी न किसी नोबेल गैस के इक्वल आएगा। सर जी सर ये साइनो और ये कार्बोनिल वाली सारे के सारे। सारे के सारे EAN रूल को फॉलो करेंगे। ओके सर। बना लिया। जैसे देखो अभी एक हमने किया था ना Mn2CO10, इसमें देख लेते हैं बच्चे, किसी एक का निकाल लो, दो है ना, एक का निकालो। 25 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बच्चों? 0। एक Mn को कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे जरा देखना।
ये कैसे किया मैंने? चलो नहीं 12 नहीं मिलेंगे बेटे, 5 उसमें कोऑर्डिनेट थे, एक उसमें कोवेलेंट था। ध्यान से देखो उस स्ट्रक्चर को, 5 कोऑर्डिनेट थे, तो 5 कोऑर्डिनेट थे तो 10 वहां से और एक म्यूचुअल शेयरिंग था, मतलब एक एम का एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ था, तो 36 आया। देखो जरा समझ आया कि नहीं आया बच्चों? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। कैसा है बोलो? ये 1 क्यों किया, समझ आया? यस सर। वो जो हमने Yes, sir. mn के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग की थी ना, तो उसमें एक mn का 1 इलेक्ट्रॉन लगा था। ये गलती हो जाती है बच्चे, इसलिए मैंने एग्जांपल करवाया। तो क्योंकि मेटल कार्बोनिल था तो नोबेल गैस के इक्वल आएगा। ये के CO वाटर 6 EN बताओ। बोलो। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बच्चों, ऑक्सीडेशन 27। हाँ 27। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? -1 -1 हो जाए, माइनस +1 -1। कुछ समझ में आया भाई? इस पर -1 आया ना, और माइनस फॉर्मूले का, तो कितना हो जाएगा? प्लस। तो ऐसा नहीं है कि -1 आए तो आप जबरदस्ती यहाँ -1 करके आ जाओगे, ठीक है बच्चों? वो फॉर्मूला तब के लिए है जब प्लस आ रहा था, तब के लिए था। वो माइनस आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में रखोगे तो ओवरऑल प्लस आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी में है, ठीक है? तो वो सिर्फ आईक्यू चेक कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। कैलकुलेट कर लो, EN कुछ नहीं है बेटे, बहुत सिंपल है ना? आगे आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है आई थिंक खत्म। मैंने स्टेबिलिटी बता दिया होगा ना कॉम्प्लेक्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट, चिलेट्स, ये वो है ना? नोट हो गया बच्चों? हेलो, हो गया सर। यस सर। यस सर। आप लोग सारे जवाब बॉटनी में ही देते हो क्या? बॉटनी में तो यार भर जाता है मेरा, ये इतने जवाब देते हो आप। लिख लो जरा, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन। डिसोसिएशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी के आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। CU वही इक्विलिब्रियम जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे। इसको इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसका अपोजिट कर देते हैं, वो डिसोसिएशन है, ये फॉर्मेशन है।
इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वही है राइट अपॉन लेफ्ट, जैसे इक्विलिब्रियम में लिखते थे। बीटा इज इक्वल टू, दोनों इनवर्सली होते हैं। बना लिया क्या? यस सर। यस सर। देखना जरा, बात ये है कि आपको मैंने पीछे बताया था कि कंपाउंड तो डिसोसिएट ही नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई एनी हाउ टेम्परेचर प्रेशर से इसको डिसोसिएट किया गया, बट इसका जो एक्सटेंट होगा डिसोसिएशन का वो बहुत कम होगा। मतलब इक्विलिब्रियम ज्यादातर किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड ही शिफ्ट रहेगा बच्चों, क्योंकि लिगेंड और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है या उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। ये रिएक्शन फॉरवर्ड कितनी जाएगी वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में बॉन्ड कितना वीक है। जितना वीक बॉन्ड होगा रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड जाएगी, और जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा रिएक्शन उतनी ही बैकवर्ड की तरफ रहेगी। खैर डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट राइट अपॉन लेफ्ट जैसे इक्विलिब्रियम में लिखते थे वो लिख दिया। अब उसी को हमने रिवर्स कर दिया फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर रिएक्शन रिवर्स करोगे तो 1/, हो जाता है। यहाँ भी आप देखोगे 1/, हो गया है। उसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, इसका मतलब प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा और स्टेबल होगा। तो ऊपर वाला इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट था, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा। दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। किसी भी रिएक्शन में जितना बीटा हाई होगा स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। जैसे देखो कॉपर प्लस 4 अमोनिया, ये बन जाता है, नोट कर लो, इसका जो बीटा है वो कुछ इतना है। डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको। तो इस सब का बीटा दिया हुआ है और देने के बाद वो पूछेगा कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसके बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी बच्चों।
बस इसमें इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। इसी के साथ चैप्टर ये हो गया फिनिश। अब हम ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर सकते हैं। आने कूद शुरू करेंगे। मतलब क्या करेंगे अभी 1 घंटा? और पता टेस्ट कब है ना ऑर्गेनिक का? अच्छा, आप चाहते हो कब शुरू करें ऑर्गेनिक? सर पहले एक बार +1 वाला रिवाइज करा दो। ये बात सही है, +1 का रिवाइज होगा। +1 में बहुत डराड़ा हुआ था। सही में? सर आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने देखा था वो चेहरा खौफ वाला, जिससे साफ साफ नजर आ रहा था। खौफ नजर आ रहा था। सर आप 3-3 घंटे की क्लास ली हो हमारी, अब देख लो आप। हाँ, लेकिन मैंने उस समय प्रॉमिस किया था कि यार बाहुबली पार्ट 2 में हम देखेंगे, यही प्रॉमिस। कौन कटप्पा क्यों मारा था ये है ना, पता चलेगा पार्ट 2 में, ये मैंने कहा था। क्या था तो वो भूल भी गया, इतने दिन हो गए मूवी खत्म हुए तो बिंज वॉच करा दो। क्या करवा दूं? रिवाइज। हाँ, रिवाइज ही करवाऊंगा। क्यों परेशान हो? हाँ, ये नोट कर लिया? यस सर। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था बच्चे, और उस समय कई बच्चों ने मुझसे पूछा था, उस समय मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, वो नोट कर लो। इसी चैप्टर में है, पिछले वाले। इसको तो पहचानते होगे ना, इसे क्या कहते हैं? DMG। DMG एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा बच्चों। सर जी बोलो। सर क्वेश्चन करवा रहे हैं क्या करवा रहे हो सर? आप ये क्वेश्चन करवा रहे हो क्या? नहीं, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था। अच्छा सर। ये निकल का टेस्ट देता है बच्चे, रेड पीपीटी आ जाता है DMG के साथ, तो निकल का टेस्ट दे देता है। आपको याद होगा इस चैप्टर के बारे में भी मैंने बहुत कहा था कि +2 में 9th चैप्टर है, +2 में 9th चैप्टर, कई बार सुना था। उस समय कई बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे थे। याद है आपको वो दिन? +2 में आएगा। हाँ, +2 में आएगा। अब वो आया नहीं, अब वो खत्म हो गया बच्चे। तब आप लोग मजाक समझते थे कि भाई पता नहीं आएगा भी कि सर ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। अंततोगत्वा आया, और आई थिंक आपको कोऑर्डिनेशन के कुछ कंपाउंड तो आ ही गए एटलीस्ट। क्वांटम फैक्टर,
ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड्स, आइसोमर, नेमिंग, हाइब्रिडाइजेशन, कितनी चीजें थी इसमें। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चे हैं। आज पता है क्या हुआ, सुनो मेरी बात, एक +1 में मैं पढ़ा रहा था इक्विवेलेंट वेट, तो उसमें एक बच्ची कहती है सर मुझे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट बता दो। +2 में आएगा। मतलब आप सोचो, मोल कॉन्सेप्ट पे वो लड़की पूछ रही है मेरे से कि सर कॉम्प्लेक्स का इक्विवेलेंट वेट बता दो। मैं उसे क्या बताऊं, बताओ, है ना। सर बोल देते ना क्लास 12 9 चैप्टर। जितना ज्यादा बोलूंगा, अगर पूरे +1 में 10 बार बोलूंगा तो उसको भी क्या लगेगा बताओ, वही लगेगा ना जो आप लोग को लगा था। जो हमने सहा है वो हर कोई सहे। नहीं सहेंगे, कोई और ऑप्शन ही नहीं बच्चे। अब इतना बड़ा चैप्टर क्या उनको वहां पढ़ाया जा सकता है? नहीं सर, पॉसिबल है बच्चे, इम्पॉसिबल। आई थिंक हमारा कितने लेक्चर लग गए इसमें, 6 लेक्चर लग गए होंगे। 7 से 8 लगे। तो आप 7 to 8 पूरा 1 महीना लग गया, आप क्या कर सकते हैं। अरे एक तो ये ना नेटवर्क आप लोग का बहुत गड़बड़ है। आ रहे हो 21 से? सर इतने सारे कोरोना केसेस आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं सर, मुश्किल है सर। हाँ वैसे गाइडलाइंस तो आ गई, बट मुझे लगता नहीं कुछ हो पाएगा, क्योंकि सर उन्होंने तो टीचर्स जो गवर्नमेंट ने अलाउ करा है वो तो सिर्फ एडवाइस के लिए अलाउड करा है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन। चलो फिर तो इधर पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपका सेशन ही खत्म हो जाएगा यार। हाँ होगा नहीं सर, हो गया। हाँ ऑलमोस्ट बायो हो ही गई, और केमिस्ट्री फिजिक्स रहती है आपकी मेनली। हाँ हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री रहती है सर। बस। अरे तो बच्चे क्या करें बताओ। इतने सारे चैप्टर हैं। हाँ कोई बात नहीं सर जी। सर आप ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाओगे या वैसे ही कहोगे कि जूलॉजी में पढ़ाता? अच्छा पहले ऑर्गेनिक पढ़ ले बच्चे, हम शुरुआत से पढ़ने। पहले ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। अगर आपको ऑर्गेनिक आ जाएगी बेटे, बायोमोलिक्यूल्स में एक लेक्चर में खत्म करूंगा, एक लेक्चर में बस। और बायोमोलिक्यूल्स में मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाऊंगा, प्रोटीन और डीएनए आप बायो में पढ़ोगे। मैं कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाऊंगा आपको। चलो फिर हेडिंग डालो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, श्री गणेश करते हैं। सर परसों अगली क्लास से कर लेते हैं। आज सर 11th के कॉन्सेप्ट रिवीजन करवा दो सर। यस सर। हाँ सर, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी सर हमको। यस सर। ऐसा ही लगेगा ट्रेन दौड़े जा रही है। अरे मेरी तो सुन ले भाई, नाम तो ऑर्गेनिक ही पड़ेगा ना। हाँ नाम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डालोगे या +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डालोगे? ऑर्गेनिक ही डालेंगे सर, एक ही कॉपी बनी है हमारी तो ऑर्गेनिक की। तो बस फिर अच्छा, अगर ऑर्गेनिक की कॉपी जिसके पास हो तो वहीं से कंटिन्यू कर लेगा, क्योंकि मतलब सारी चीजें एक साथ हैं बच्चे। हाँ सर। 12th में भी एक ही चैप्टर होगा ऑर्गेनिक की? 12th में एक ही चैप्टर होगा मतलब सर को क्लब करके ऑर्गेनिक ही होगा। अच्छा हाँ, सारा मैंने क्या बोला था, +1 में भी आपको यही बोला था कि बेटे ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक है, कोई +1 नहीं, कोई +2 नहीं है, सब कंबाइन है। वैसे आपको बता दूं चैप्टर कौन कौन से हैं। हेलो एल्केन्स, हेरो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 चैप्टर। एमीन्स, फिर बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स 1 लेक्चर का है, पॉलीमर 1 लेक्चर का है,
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आप खुद पढ़ोगे। तो हमें पढ़ना है 4 चैप्टर बच्चों मेनली, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीज, ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं और इसी 4 चैप्टरों में आपको ऑर्गेनिक आ जाएगी। और फिर सिलेबस खत्म, फिर सिलेबस +2 का खत्म, +1 रिवाइज होना स्टार्ट होगा बच्चे। सर टोटल कितने लेक्चर्स लगेंगे? ये नहीं मालूम कि आप कितना समझ पाओगे और कितना मैं लगाऊंगा, ठीक है, बट ये प्रॉमिस है कि ऑर्गेनिक आपको सिखाऊंगा। ये सब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हाँ, वो डिपेंड करता है ना कि कोई चीज आप कितनी जल्दी उसको कैच करते हो, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैं शुरू कहां से करूं। स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छे, स्टीरियो आइसोमर्स इसी चैप्टर में आएगा बच्चे, इसी चैप्टर में आएगा, है ना। इफेक्ट्स का रिवीजन करवा दो सर। हाँ सर, एक बार इफेक्ट और रिएजेंट करवा दो। हेडिंग डालो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाला। हाँ सर, डाल दिया। हाँ, अब चैप्टर का नाम डालो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। आप डालो, हेडिंग डालो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। चलो, मैं चैप्टर का नाम यही डलवा रहा हूं, साथ साथ चलेगा सब कुछ। पहले आते हैं नॉमेनक्लेचर पे बच्चों। करो ना जो तुमने 11th में बनाई थी वही करो। ये देखो बच्चे, इधर भी बात कर लो, पेरेंट्स से बाद में बात कर ले। हाँ, सबसे पहले हम IUPAC पे आते हैं बच्चों। इस बंदे का नाम क्या था? इसका नेमिंग बताओ। IUPAC इथेन। इथेन। ये याद है या ये भी भूल गए हो? इतना तो याद, इतना याद है, गुड। इतना याद है तो इसका भी नाम याद होगा। इसका नाम होगा 1-क्लोरो इथेन। 1-क्लोरोइथेन। ये आपको याद हो तो हमेशा सिर्फ प्रीफिक्स ही बनता था बच्चे, कभी सफिक्स नहीं बनता हेलो, ठीक है। हाँ ठीक है, डन। इसकी भी नेमिंग हो गई। मैं रिवाइज +1 करवा रहा हूं बट नाम ये डाल के और अल्काइल हैलाइड ही शुरू किया हूं। इसका नाम बोलो बच्चे। टू क्लोरोप्रोपेन। गुड, वेरी गुड। चलो, इसका नाम बोलो। एब्स्ट्रैक्ट बताना है या IUPAC? नहीं, IUPAC बताओ बच्चों। IUPAC 1-क्लोरोडाइमिथाइल। नो, फिर और सही कर बच्चे, और सही। 2-मिथाइल। 2-क्लोरो-2,2 डाई नहीं आएगा बेटे। 2-क्लोरो-2-मिथाइल। 2,2 हाँ, 2-मिथाइल प्रोपेन। ये मेन चेन बन गई ना बच्चे, तो प्रीफिक्स 2 ही बने, ठीक है। प्रीफिक्स 2 ही बनेंगे। तो आप 2-क्लोरो, अल्फाबेटिकली पहले आता है C, तो 2-क्लोरो 2-मिथाइल और प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया बच्चों, प्रोपेन। 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, डन। इसमें किसी बच्चे को कोई इश्यू है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, डन। आप लिखे हुए हो, आप मत लिखना बच्चों। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, उसी में आप लिख लेना जहां आपने लिखा हुआ है। ये 2 डिग्री है। अब आप याद करो कि मैंने डिग्री किस तरीके से बताया था। सर, नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन कार्बन। सुनो मेरी बात। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन से जो अटैच्ड है। नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन कितने अदर से अटैच है। सेम पैटर्न पे ये कितने मिथाइल से अटैच है, 3। डिग्री समझ आई बच्चों? यस सर। यस सर। फिर से सुनो, यस सर। जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है वो कार्बन कितने अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो वो हो जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको, और कई लोगों को कंफ्यूजन रह गई, तो अगर मैं बताऊं, ये कितने डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा ये बताओ। 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री। वो जिससे अटैच है वो डायरेक्टली 2 से ही अटैच है, बस वो देखना है आपने, है ना बच्चे? तो 2 डिग्री हो गया, है ना? बस सर बोलो बोलो सर स्क्रॉल कर देगा। हाँ कर रहा हूं। पहले ये बताओ ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। 0। 1 डिग्री है सर। नहीं बच्चे 1 डिग्री है। हाँ ये लो, स्क्रॉल कर लो, ये लो। बन गया? यस सर, थैंक यू। यस सर। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई थिंक आपको डिग्री आ गई, है ना? इसका IUPAC क्या होगा बच्चों? One two dichloroethane. 1,2 dichloroethane. डाइक्लोरोइथेन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। गुड, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ये सब एल्काइल हैलाइड है बच्चों, और सेम चीज आपने वहां भी पढ़ा था। हाँ, इसका नेमिंग क्या होगा? 1,1 डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोइथेन। जी जी, तो 1,2 को बच्चे कॉमन नेम में जेम कहते हैं, जेम डाई हैलाइड। और एक मिनट, रिवर्स हो गया, ये है विस और ये है जेम। जेम का मतलब जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन हो तब उसे जेम डाई हैलाइड, और विस डाई हैलाइड जब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन हो। समझ जाओगे बच्चों? Yes sir. यस सर। Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, यहां तक आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं आया होगा। सर 1,2 को विस कहते हैं, VIC। जी विस। अच्छा, और तो बेटा पैरा या भूल गए बच्चों? याद है सर। याद है। याद है सर। और पहला वो सामने आमने सामने। और तो जस्ट एडजेसेंट। और तो सामने बेटा 120 और बेटा 1,3,5,1,5 पे पैरा 1 से होता है। ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, वैसे ही हो जाएगा मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा पैरा डाई क्लोरो। पैरा ऑर्थो का मतलब 2 पोजीशन पे, मेटा का मतलब 3 पोजीशन पे, और पैरा का मतलब जस्ट अपोजिट होता था। ये टोटली रिवाइज हो रहा है, कुछ नया नहीं चल रहा है अभी, हालांकि चल एल्काइल हैलाइड रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना?
यस सर। कोई बात। नोट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। जरा हाइब्रिडाइजेशन बताओगे क्या मुझे इस कार्बन पे? देखो सर, sp2 sp2 है, sp2 है सर। sp2 सेकेंड दो पे वाले sp2 और थर्ड वाले पे sp sp3। third पे sp2 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 और ये sp3। इस हाइब्रिडाइजेशन में किसी को कोई इश्यू हो तो मैं इसको और अच्छे से समझाऊं। बोलो। सिग्मा और पाई का फिंगर मेथड बताया था आपको +1 में? yes sir yes sir यस सर ये मुझे सर। मालूम है, मुझे बता। कौन सा फिंगर फोल्ड करना था? मैं इसी कंपाउंड को ओपन कर रहा हूं। सिग्मा 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 पाई सिग्मा, ये था ना। इस कार्बन पे देखो 3 सिग्मा है। सिग्मा 3 फिंगर ओपन करो तो sp2 हो जाएगा। इस पे भी 3 सिग्मा आएगा, इसलिए इस पे भी sp2। इस पे 4 सिग्मा आएंगे बच्चों। 4 सिग्मा का मतलब sp3 हो जाएगा। फिंगर मेथड याद है ना? पाई बॉन्ड को नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पार्टिसिपेट। हाँ हाँ ठीक। आई थिंक अभी पी ब्लॉक में पढ़े हो तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है पी ब्लॉक। ओके। ये sp2 ये sp3 है। ये वाला कार्बन मैंने आपको +1 में बताया था एलाइलिक कार्बन होता है। एलाइलिक कब बताया था बच्चों? ध्यान देना। सर डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन। हाँ जी 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 जी। डबल बॉन्ड के साथ वाला सर। कार्बन से डायरेक्ट अटैच जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो एलाइलिक होता है। और जो सिर्फ डबली बॉन्डेड वाला था उसे क्या कहते हैं? विनाइलिक। कॉमन नेम है ये। विनाइल और एलाइल कॉमन नेम है बच्चों, IUPAC नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है विनाइल और एलाइल। एलाइल पे हाइब्रिडाइजेशन मस्ट है, sp3 ही होना चाहिए। और विनाइल पे मस्ट है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 ही होना चाहिए। तो ये दोनों वाले विनाइल हैं और सेकंड है जो एलाइल का। ये +1 की कॉपी में भी होगा तो आप ओपन करके बैठ सकते हो कॉपी को। जरा मुझे इस बेंजीन पे हाइब्रिडाइजेशन सभी कार्बन पे बता दोगे बच्चों? sp2 होता है। sp2 गुड। सब पे sp2। sp2 उससे ऊपर यहां वाले पे क्या होगा? sp3। ये यहाँ पर sp3 है जी। sp3 तो इसे इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक। ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजीन से डायरेक्ट sp3 अटैच कार्बन बेंजाइलिक होता है बच्चों। सर एक बार दोबारा बताना। हाँ, ये देखो बेंजीन के सभी पे तो sp2 होगा ना? यस सर। उस sp2 से अटैच जो डायरेक्ट कार्बन हो sp3 हो तो उसे हम कौन सा कार्बन कहते हैं बच्चों? बेंजाइलिक। ओके सर।
सुनते जाना है, पीछे की बातें याद आ जाएंगी। ये भी वहां बताया गया था +1 में। आगे आ जाए। इसका तो पहले कॉमन नेम बता दो। ये होगा क्या? हाँ सर यही होगा। यस सर। यस सर। ये विनाइल है, आप समझ गए कॉमन नेम। यस सर। IUPAC क्या होगी बच्चों? IUPAC क्लोरोइथीन। क्लोरोइथेन। 1 क्लोरोइथीन। वन क्लोरोइथीन। इथीन। इसमें कोई इश्यू है क्या? नो सर। वेरी नो सर। बोलो, ये कॉमन नेम क्या हुआ? 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरोइन। प्रोप्राइड एलाइल क्लोराइड। ये एलाइल ग्रुप हो गया ना बच्चे। ये sp2, ये sp2 और ये sp3 हो गया ना, तो वो एलाइलिक कार्बन हो गया। अब आप IUPAC बता सकते हो 1 क्लोरो नो नो प्रोप 2 नो 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 नो, प्रोप 2। नंबरिंग गलत हो जाएगी। नंबरिंग इधर से होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा प्रेफर पाएगा एज कंपेयर टू हेलो, क्योंकि हेलो हमेशा प्रीफिक्स होता है। 3 तो क्लोरो 3 प्रोपीन। 3 क्लोरो नॉट 1 क्लोरो बच्चे। 3 क्लोरो प्रोपीन। 3 क्लोरो प्रोपीन। अब वो ऑर्डर आप याद कर सकते हो, या IUPAC जहां पढ़े थे आप देखो तो हेलो जो है वो मेन ग्रुप में नहीं आता था, बट डबल बॉन्ड मेन ग्रुप में आ जाता था। आपको लिखवाया गया होगा ऑर्डर, कॉपी। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। इस बंदे का क्या नाम होगा कॉमन? बेंजाइलिक क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। वेरी बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। इस बंदे का क्या नाम होगा? एराइल। एराइल क्लोराइड। अगर डायरेक्ट बेंजीन से क्लोरीन अटैच हो तो यही एरोमेटिक हो जाता है। ये वाला जो है वो एलिफैटिक है, और ये वाला कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। ध्यान देना बच्चे, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होगा तभी एरोमेटिक होगा। इसमें इनडायरेक्ट हो गया, एक कार्बन आ गया बीच में, इसलिए ये एलिफैटिक हो गया। यहां तक में कोई इशू है क्या? नो सर। चलो आगे चलते हैं। जरा इस क्लोरीन पे हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे बच्चों? बॉन्ड पेयर कितना? बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड। 1 लोन पेयर sp3 sp3 वेरी गुड। पी ब्लॉक हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, है ना?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। बहुत टाइम लगा था पी ब्लॉक में। बॉन्ड पेयर बेटे क्लोरीन पे 1 लोन पेयर लोन पेयर कितना? 1 हो गया सर, 2 हो जाएगा। 2 ऐसा क्यों हुआ? रेजोनेंस। वेरी गुड बच्चों। रेजोनेंस के कारण सर। कर रहा हूं। ये वाला लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, बीच में एक सिग्मा आ गया और पाई। मैंने रेजोनेंस की कंडीशन बताई थी, लोन पेयर सिग्मा पाई अगर अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो रेजोनेंस होता है। याद आ रही बात? बस ऐसी Yes, कंडीशन कंजुगेशन की होती है, बस उसमें क्लोज्ड डोर होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? क्लोज्ड रिंग होनी चाहिए। नहीं, रेजोनेंस होने के लिए क्लोज नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक होने के लिए क्लोज होना चाहिए बच्चे। रेजोनेंस कहीं भी वो जो कंजुगेटेड होते हैं वो लोग, वो अलग नहीं, उसमें भी बेटे, उसमें भी रिंग नहीं है, आप गलत जगह पहुंच गए हो। एरोमेटिक होने के लिए रिंग होना चाहिए बेटे, है ना? अभी भूला हुआ है सारी चीजें, तो धीरे धीरे याद आ जाएंगी, परेशान मत हो। रेजोनेंस जहां कॉपी में पढ़ाया गया हो, जिस भी क्लास में थे आप देखो रेजोनेंस में एज सच कुछ नहीं लिखवाया गया होगा कि रिंग में होता है। मैंने आपको याद करवाया था, जब है तब नहीं है, जब नहीं है तब है। कुछ याद है? नहीं याद है। चलो फिलहाल आप फिलहाल इतना समझ लो कि जो लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है बच्चे, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। वैसे तो 3 लोन पेयर थे, होना चाहिए था 3, बट 2 हो गया क्योंकि 1 लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, और रेजोनेंस का मतलब डीलोकेलाइजेशन था। अच्छा, ऊपर 3 क्यों लिया? सर ऊपर रेजोनेंस नहीं है, सर, पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं है। अल्टरनेट पे कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है बच्चे, है ना? इस वजह से तो इसलिए मैंने दोनों एक साथ करवाया है, जिससे आपको याद रहे कि कब हमें लोन पेयर एक कम करना है और कब नहीं करना है। अब जरा मैं 1-2 एग्जांपल और इससे रिलेटेड लेता हूं बच्चे। मैं क्लोरो रख रहा हूं, आप यहां ब्रोमो भी रख सकते हो, फ्लोरो भी रख सकते हो, आयोडो भी रख सकते हो, मतलब समझ गए ना? हेलोजन में कुछ भी रख सकते हो। जरा इस क्लोरीन पे बीपी बोलो बच्चे, एलपी बोलो, 1 ईपी बोलो। लोन पेयर 2 है, बॉन्ड करेगा। sp2 पेयर कहां चला जाएगा? रेजोनेंस रेजोनेंस में। हाँ, ये सारा आपकी कॉपी में होगा, आप एक बार रिवाइज करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। अब बात आती है बीपी बोलो क्लोरीन के लिए। 1 लोन पेयर 3। 3 हो जाएंगे लोन पेयर। क्यों हो गए, समझ गए? यस सर। बीच में बच्चों वैसे पाई बॉन्ड या अल्टरनेट में 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया। बीच में 2 सिग्मा आ गया, तब नहीं, हमेशा सिग्मा एक ही होना चाहिए मिड में। तो होपफुली थोड़ी बातें आपको याद आ रही हैं, थोड़ी बातें क्लियर भी हो रही हों। अच्छा, एमआर रूल तो नहीं भूले होगे ना? नो सर। वेरी नो सर। क्या था एमआर रूल? चल हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मैं हेडिंग तो +2 की डलवा रहा हूं और
पढ़ेंगे हम +1 की चीजें। उस एडिशन ऑफ HX, ये रिएक्शन +1 में करवाया हुआ है कॉपी में। मैंने कहा था MR रूल। MR रूल क्या था? नेगेटिव पार्ट वहां जाता था जहां हाइड्रोजन कम होता है, हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम होता पॉजिटिव है, वहां जाता है जहां ज्यादा आता है। ज्यादा होगा। तो उस समय मैंने कहा था ये एल्कीन की प्रॉपर्टी है और अब एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन है। इसीलिए मैंने कहा था ये सारी रिएक्शन +2 में रिपीट होएगी बच्चों। तो ये तो MR रूल था जिससे आप डायरेक्ट कर गए थे। आपको इसकी मैकेनिज्म भी बताई गई थी और इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नाम याद आ रहा है? यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो खैर MR रूल से प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन इसकी मैकेनिज्म थी, इसका मैंने स्टेप फर्स्ट भी बताया था। अब यहां इंडक्टिव का यूज आ जाएगा। जरा ये बताओ कि यहां H+ अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट? जरा ध्यान ध्यान देना बच्चों। ये कौन सा ग्रुप था? +I। मैंने आपको +I। हाँ सुनते जाओ। मिथाइल या कोई भी एल्काइल ग्रुप हो +I है। +I का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले या लेने वाले? देने वाले। देने वाले। देने वाले। देना और लेना केमिस्ट्री की दुनिया में सिर्फ किसका होगा? इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉन का। तो आप समझो कि ये इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा इस कार्बन को, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इस पे हाई होगी, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ? CH2- और इस पे क्या? अब पहले स्टेप में H+ अटैक किया था, तो प्लस किससे जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा। नहीं 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 नहीं, मतलब अभी तो +- से ऐड होगा। आपको याद आ रहा है वो बचपन की बातें जब हमने कार्बोकैटायन पढ़ा था? यस सर। इसे बोलते यस सर। रिएक्शन रिएक्शन इंटरमीडिएट। पहला स्टेप था, इसको मैंने बताया था तब स्लो स्टेप, और मैंने कहा था यही स्टेप RDS होता है। तब आपको RDS नहीं पता था। RDS का मतलब समझ गए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्योंकि आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता है, तो अब आप इन्हीं मैकेनिज्म को ज्यादा समझ पाओगे कि स्लो स्टेप का मतलब ये हुआ कि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या रही होगी? हाई। काइनेटिक्स में लिखवाया हुआ था कि जिसकी एक्टिवेशन हाई होती है उसका रेट स्लो होता है। RDS का मतलब ये है कि यही रेट डिटरमाइन करेंगे ना, मतलब ऑर्डर को बताएंगे। क्योंकि मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन हो तो ऑर्डर हमेशा किस पर डिपेंड करता था? स्लो पे। स्लो। ठीक है, ये तो रहा स्लो स्टेप। अब स्टेप सेकेंड, और ये स्टेप होगा फास्ट।
जो यही कार्बोकैटायन बना हुआ था अब इसी पे अटैक करेगा क्लोरीन और ये इसके साथ ऐड होके प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन क्योंकि ये स्टेप फास्ट है तो ये इस पर ऑर्डर नहीं डिपेंड करेगा। ऑर्डर तब आप +1 में नहीं जानते थे, इसीलिए आप लोगों को समय कुछ भी हजम ज्यादा नहीं हो रहा था कि व्हाट इज द RDS, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो कुछ पता नहीं था उस टाइम। ये सारी रिएक्शन एज इट इज कॉपी में होगी बच्चों, आप चाहो तो देख लो। यस सर, करवाइए आपने। एज इट इज सेम रिएक्शन है, मैंने तो सिर्फ रिवीजन के लिए करवा दी है। हाँ, अब जरा इसमें बताओ किस स्टेप में दिक्कत आ रही है तो मैं उसे फिर से रिवाइज करूं। कोई ऐसा स्टेप जो नहीं समझ आया? बोलो बोलो। नहीं बोलोगे? चले आगे चले। सर पहले H+ ने ही क्यों अटैक करा? वेरी गुड, यही मैं सोच रहा था कौन पूछेगा, कोई पूछ ही नहीं रहा था। इस रिएक्शन का क्या नाम है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल मैंने लिखवाया होगा इलेक्ट्रॉन लवर। +1 में बताया होगा इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लवर। इलेक्ट्रॉन लवर कोई पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना बच्चे? यस सर। अब और समझो, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है कि H ही क्यों अटैक करेगा। कौन सा बॉन्ड, मैंने आपको रिएक्शन की डेफिनेशन भी बताई होगी कहीं कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। यही तो था। हाँ। पुराने रिश्ते तोड़ने थे और नए रिश्ते जोड़ने हैं तो वो रिएक्शन हो जाती है। अब बताओ यहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा था? पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बच्चों यहाँ। हाँ सर, पाई हो जाएगा। और बन कौन सा बॉन्ड रहा है? एक सिग्मा बन रहा है। नहीं, 2 सिग्मा बनेंगे बेटे। HCl। हाँ, H अब नहीं है तो 2 सिग्मा बनेंगे। एक पाई टूटेगा, 2 सिग्मा बनेगा। अब बात ये आती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों गई? फॉरवर्ड इसीलिए गई बच्चे कि पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या हुआ? मोर स्टेबल ना। हाँ, इसीलिए रिएक्शन किधर मूव करी? फॉरवर्ड। क्योंकि चाहे वो इंसान हो चाहे वो रिएक्शन हो, वो किसकी तलाश में हमेशा रहती है? स्टेबिलिटी की। जिस साइड उसे स्टेबिलिटी मिलेगी उधर वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक बात तो आपको यहां से ये आइडिया लग गया कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। पाई बॉन्ड में ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है क्या? हाँ। क्यों हाई है समझ गए। बाकी जगह तो सिर्फ एक ही बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। यस सर। इसीलिए जब क्लोरीन अटैक करने आया था तो क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी क्योंकि वो माइनस था। माइनस का ज्यादा था। यहाँ भी माइनस ज्यादा था, इसलिए माइनस माइनस में इनिशियली क्या हो गया? रिपल्शन। इसीलिए क्लोरीन को तुरंत लात मार के भगा दिया और किसको बुलाया? H+ क्यों बुलाया? क्योंकि ये माइनस था और इसको जरूरत किसकी थी? प्लस। तो आपको समझ आ गया कि पहले स्टेप में हाइड्रोजन ही क्यों गया? हाँ जी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी बच्चों और इसलिए उसने क्लोरीन को रिपेल मार दिया। गए दोनों थे अटैक करने, ऐसी बात नहीं है, गए दोनों थे, लेकिन ऐड पहले स्टेप में हाइड्रोजन ही हुआ इसीलिए क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो गया। अब बात आती है कि इस ऐड क्या हुआ है? हाइड्रोजन ऐड हुआ या क्लोरीन ऐड हुआ इस रिएक्शन में? सर हाइड्रोजन। अरे दोनों दोनों सर। स्टेप फर्स्ट में एक हुआ, दूसरे स्टेप में एक हुआ। स्टेप अलग अलग जरूर है लेकिन ऐड तो दोनों हुए ना बच्चे। हाँ, ऐड दोनों हुए। फिर इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों पड़ा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं पड़ा? ये भी एक क्वेश्चन है।
तो ध्यान रखना अब से लेके जो जो रिएजेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अटैक करता है उसी के बेसिस पे वो रिएक्शन का नाम बनेगा बच्चों, ठीक है। तो +1 में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा था। क्यों इसको इलेक्ट्रोफिलिक? क्योंकि H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है और क्योंकि RDS में वही अटैक करता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हालांकि ऐड दोनों हो रहे हैं। इतनी बात समझ आई बच्चों? हेलो, यस सर। और कोई यस सर। और कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बोलो बोलो। चलो अच्छा, सर जनरली हम लोग रटते हैं कि CH3 एक मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर +I इफेक्ट दिखाएगा या NO2 -I, तो सर ऐसा होता क्यों? एक मिनट बेटे, सुन मेरी बात। जितने अल्काइल ग्रुप हैं सब क्या हैं? सब +I वाले हैं, सब इलेक्ट्रॉन डोनर है सर। अल्काइल है, सब +I है। और जितने -I है ना बेटे, उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देख लेंगे, सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। तो बस बैठा रहे। अभी फिलहाल ये तुझे याद है करना है कि एल्काइल जितने भी होंगे सब +I हैं, ठीक है। हाँ, बाकी -I कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ। अभी एक एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, ऐसे नहीं। पहले मैंने जो एग्जांपल लिया उससे एक्सप्लेन कर दूं प्रॉपर वे में। अब उस समय मैंने पता नहीं ये ग्राफ बनाया था या नहीं बनाया था इस रिएक्शन का। यहाँ एनर्जी है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है और ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों, इसी रिएक्शन का। तो इसी रिएक्शन में स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर हुआ? बताओगे मुझे कौन ज्यादा स्टेबल है? सर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, फिर इंटरमीडिएट, फिर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, फिर इंटरमीडिएट, फिर PRI। प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी देखो ना बच्चे, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, इंटरमीडिएट की एनर्जी ये है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ये है। मेरी बात समझ पाए? हाँ सर। ये शायद मैंने वहां नहीं बनवाया था +1 में, मुझे नहीं मालूम क्यों। क्योंकि तब आपको ये नहीं पता था कि ये साहब हमारे एक्टिवेशन एनर्जी हैं फर्स्ट स्टेप की, और ये हमारे सेकेंड स्टेप के एक्टिवेशन है। काइनेटिक्स में मैंने पढ़ाया था रेट इनवर्सली टू एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन का मतलब एक बैरियर। ये ग्राफ देख के भी बता सकते हो कौन सा स्टेप स्लो है? ट्रांजिशन स्टेट। अरे ट्रांजिशन वाला, स्टेट वाला। इसके एक्टिवेशन एनर्जी है। रिएक्टेंट से रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला स्लो है। रिएक्टेंट। हाँ, क्योंकि ये पहला स्टेप है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखो तो बहुत हाई नजर आ रही है एज कंपेयर टू सेकेंड। नीचे से नहीं लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, तो अब बताने की जरूरत नहीं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या है। तो ये हो गया आपका एक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, ठीक है। अब मैं बात अभी कुछ बच्चों ने पूछा है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। अभी कहा था NO2 है, हम कैसे जानेंगे बेटे? यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन में बता दो मुझे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई है? नाइट्रोजन की। बस नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की यहीं है। से फाइनल हो जाएगा बच्चे कि ये -I ग्रुप है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, लेना और देना केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनों का होगा। अब अगर इस कंपाउंड पे मुझे HCl ऐड करना हो, MR रूल के हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनेगा? नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन
कम हो कम है। कम होगा। ये बनेगा दिस। CL और ये CH3। ठीक है, ये होगा। अब अगर मैं इस पे मैकेनिज्म अप्लाई करूं तो वो तो मार्कोनी से हो गया। स्टेप फर्स्ट में मुझे ये बताओ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा? माइकल, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। क्योंकि ये इस बार विड्रॉ कर रहा है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो इसकी ब्रेकिंग कैसे हुई? NO2 CH CH2, इस पर माइनस और इस पर क्या आया? प्लस। अब जरा बताना पहले स्टेप में कौन अटैक करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों? NO2 CH2 प्लस। ये तो रहा स्लो स्टेप। इसके बाद की बात आएगी फास्ट स्टेप। स्टेप सेकंड में क्या होगा? यहाँ आया था अपने पास 2, अब आया था प्लस। अब कौन अटैक करेगा? NO2। ये है फास्ट। अब जरा देखो दोनों का प्रोडक्ट अपोजिट आ रहा है। कौन सा प्रोडक्ट सही है? MR रूल से या मैकेनिज्म से? मैकेनिज्म से। जी हाँ, मैकेनिज्म वाला। MR रूल फेल हो चुका है बेटे। हमेशा मैकेनिज्म से जाना है आपको, नहीं तो ऐसे ही धोखा हो जाएगा आपके साथ। पिछले वाले में रूल और मैकेनिज्म दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे थे, इस बार एक दूसरे के अपोज हैं। तो हमेशा मैकेनिज्म को मॉडर्न मार्कोनी रूल कहते हैं, मॉडर्न मार्कोनी रूल कहते हैं बच्चों। भी फेल हो गया था तो बाद में फिर आया, चाहे मार्कोनी को हो चाहे मॉडर्न मार्कोनी को, सब बेकार है, सिर्फ एक ही रूल लगता है, मैकेनिज्म, बस। तो मैंने एक कंपाउंड में रूल बताया, दूसरे कंपाउंड में तुरंत एक्सेप्शन मार दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही चलेगी बच्चों, रूल्स कम एक्सेप्शन ज्यादा। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? ये एक बार फिर से बताऊं। सिर्फ आपको ये देखना है कि साइड शिफ्ट होगा, और वो डिसाइड करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, सारी चीजें मिलके डिसाइड करेंगे बच्चों। तो आई थिंक हम इंडक्टिव रिवाइज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही रिएक्शंस के थ्रू रिवाइज करते चलेंगे। कोई क्वेरी हो तो पूछते चलना बच्चों। बना लिया? यस सर। यस सर। अब एक और चीज नोट करो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये भी +1 में लिखवाया गया होगा। रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ओके,
जरा इसका प्रोडक्ट आप बताओगे, ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, 1 पे ऐड होगा या 2 पे ऐड होगा? 1 2 ये होगा तो डबल बॉन्ड पे ही, 2 पे मेजर 2 पे सर। 2 पे या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स? एंटी मार्कोनिकॉफ HBR याद सर है? एंटी लगेगा HBR है इसलिए हाँ, कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ तो 1 पे अटैच होगा ब्रोमीन या 2 पे? 2 पे 2 पे 2 पे सर। अरे यार 2 पे कैसे अटैच होगा? 1 पे होगा अरे 1 पे मार्कोनिकॉफ सर एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए तो पेरोक्साइड भी नेसेसरी होता है ना ये है मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहता है? नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये किस रूल से मैंने बनाया है प्रोडक्ट, पहले ये बताओ। मार्कोनिकॉफ ये MR रूल से है, और अगर एंटी MR रूल लगाते तो ये बनता। इन दोनों में मेजर कौन है? एंटी वाला। नहीं बच्चों, मेजर ये है, ये फर्स्ट वाला ही होगा वेरी गुड वेरी गुड। आपको मैंने +1 में बताया था कि HBr के साथ साथ पेरोक्साइड का पेरोक्साइड भी होना जाना चाहिए विदाउट पेरोक्साइड कभी भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है, याद रखना। वही याद दिलाने के लिए मैंने ये रिएक्शन फिर से लिखा है। क्या होना चाहिए था? पेरोक्साइड होना चाहिए था, सनलाइट होना चाहिए था, या हाई टेम्परेचर होना चाहिए था। कॉपी खोलो, एंटी MR रूल जहां है वहां जरा पढ़ो बच्चे, 2 मिनट। कॉपी है? यस सर यस सर जिसके पास नहीं होगा वो कॉपी एक बार MR रूल और एंटी MR रूल पढ़ लो, कॉपी में लिखा हुआ है बच्चों। आराम से देखो 2-4 मिनट लेके कि भाई क्या है। when मिल गया बच्चों? यस सर मिल गया। फ्री रेडिकल मिल गया एडिशन सर। देखो आराम से 2-4 मिनट देख लो अपने आप, अभी देखो क्लियर हो जाएगा सब। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्योंकि 6 महीने से छूटा हुआ है तो एक बार रिवाइज तो मांगेगा ही, तभी याद आएगा बच्चों। ये तो सब भूला पड़ा। सर एसिमेट्रिकल एल्कीन होना जरूरी है? हाँ जी बेटे, सिमेट्रिकल पे कहीं भी लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें भी एग्जांपल अभी देता हूं। मॉडर्न मार्कोनी रूल लगेगा बेटे। जैसे देखो सिमेट्रिकल का अगर मैं बात बताऊं, अभी नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ये सिमेट्रिकल है, इस पे HBr ऐड करना है। आप कहीं भी लगाओगे आंसर तो सेम आएगा ना बच्चे? हाँ सर। और ऐसे कंपाउंड के लिए नहीं है, इसलिए कहता है कि भाई अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। हाँ जरा देखो किस कंडीशन में लगता था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
सब हाँ, प्रेजेंस लिखवाया। ऑफ पेरोक्साइड होनी चाहिए। ऑक्साइड की हाइड्रोजन प्रेजेंस सल्फेट पेरोक्साइड पेरोक्साइड टेम्परेचर हाई और लाइट होती या तो H2O. ऑक्साइड हो या तो पेरोक्साइड हो या फिर हाई टेम्परेचर हो या किसी फ्री रेडिकल की प्रेजेंस हो। यस सर। ये 4 पॉइंट आपको मे भी लिखवाए गए हों, मुझे नहीं मालूम, अब याद नहीं है मुझे, बट एटलीस्ट पेरोक्साइड तो जरूर याद रखो, ठीक है। तो आई थिंक आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे, मैं वो भी करवाता हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, आज रात होगी, घर पे रिवाइज करोगे। सर एमआर रूल लगाने के लिए एसिमेट्रिकल रिएजेंट और सिमेट्रिकल एल्कीन जरूरी है। एमआर रूल लगाने के लिए एसिमेट्रिकल रिएजेंट और सिमेट्रिकल एल्कीन की जरूरत है। मेरी बात सुन बेटे, किसी चीज की कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एमआर और एंटी एमआर फेल हो चुका है। मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, बस सारी चीजें हटा दे, सिर्फ एक ही चीज समझ, मैकेनिज्म से जाओगे आंसर सही मिलेगा। अदरवाइज वो पता चलेगा, कहेंगे फिर एक्सेप्शन है, फेल हो गया, ये है वो है, छोड़ दो उसको। अभी मैं एग्जांपल और सारे करवाऊंगा। इसमें आपको याद हो तो मैंने +1 में पूछा था रेट किसकी फास्ट है। प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आप लगा दोगे एमआर रूल। नेगेटिव वहां जहां कम है, पॉजिटिव वहां जहां ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ फ्लोरीन की जगह ब्रोमीन, ब्रोमीन की जगह आयोडीन, ऐसे करके, क्योंकि कहीं पेरोक्साइड नहीं है तो इस वजह से सारे रूल एमआर लगे हुए हैं बच्चों, एमआर रूल से। मैकेनिज्म से भी जाओगे तो भी आंसर वही आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बताओ जरा रेट किसकी फास्ट हो। सर HI की। क्यों हुई थी? सर क्योंकि सर हाइड्रोजन आयोडाइड में सर ये बॉन्ड लेंथ बट ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई ना सर, जल्दी डिसोसिएट हो गई। है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सबसे पहले डिसोसिएट यही होगा, जो सबसे पहले डिसोसिएट होगा वही सबसे पहले रिएक्ट करेगा बच्चे। यस सर। ये चीज टोटली पी ब्लॉक की आ गई। आपको पी ब्लॉक में इसकी रिएक्टिविटी लिखवाई गई थी या एसिडिक स्ट्रेंथ लिखवाया गया होगा। कौन सबसे पहले H देता था, इसका मतलब वही तो टूट रहा है सबसे पहले। जो सबसे पहले H देगा वही सबसे पहले H जाके उस पर अटैक करके रिएक्शन शुरू कर देगा। तो रेट आई थिंक आपको समझ आ गया। बाकी सारी चीजें सेम है, रिएक्टेंट सबका सेम होना चाहिए बच्चे। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? बना लिया? अब मैं सब में जो है पेरोक्साइड ले लेता हूं। यहां से सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों कि पेरोक्साइड का इफेक्ट सिर्फ किस पे होता है? HBr पे सर। ब्रोमीन HBr पे। और किसी पे नहीं होता। पेरोक्साइड दिया है, पेरोक्साइड नहीं दिया, उससे कोई फर्क और पे नहीं पड़ेगा।
तो ये कई बार आप भूल जाते हो कि पेरोक्साइड देखते ही तुरंत एंटी मार्कोनी रूल्स पे एकदम से टूट पड़ते हो, ऐसा नहीं करना है, ओनली HBr। अच्छा ध्यान देना, पहली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। बट जो पेरोक्साइड वाली रिएक्शन है, ये ध्यान रखना बच्चों, रेडिकल है सर, ये कल एडिशन है। +1 में इसकी मैकेनिज्म भी लिखवाई गई है। यस सर। समझ नहीं आई थी, अब आज जाके रात को देखना तो उसकी मैकेनिज्म भी आपको समझ आ सकती है। फ्री रेडिकल बना लिया? Yes, sir. Yes, sir. Very good. बस इतना बता दो, क्लोरीन किस पे लगेगा, 3 पे या 4 पे? थ्री पे लगेगा। Three पे लगेगा। सर 3 पे लगेगा। मेजर कौन है इसमें से? दोनों मैंने बना दिए, मेजर कौन? ऊपर वाला ये माइनर है बच्चे, मेजर ये है। नीचे वाला मेजर है। नीचे वाला मेजर है। धोखा धोखा। ये भी मैंने आपको +1 की कॉपी में करवाया हुआ होगा, जरा ढूंढो। ढूंढ लिया सर। वेरी गुड वेरी गुड। फिर गलत क्यों बताया? सर बताने के बाद देखा ना। अच्छा बताने के बाद देखा, गुड गुड गुड। ये भी मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल से जाओगे तब पता चलेगा। अच्छा बात यही आती है बच्चों, मैंने वहां बताया हुआ है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बार इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, यही प्रोबेबिलिटी थी, तो दोनों करके बना दो। मैं इसको पाथ डिसाइड कर देता हूं, ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकेंड पाथ है। अगर मैं फर्स्ट पाथ को फॉलो करूं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ ले जाऊं, सर फर्स्ट पे जाएगा क्योंकि इधर इथाइल लगा है, तो वो अपना प्लस इफेक्ट ज्यादा फेंकेगा। सर इसमें ये होगा ना कि कार्बन किसका स्टेबल है, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, वही वाला लगेगा। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, पहले स्टेप में बताओ कौन अटैक करता है? H+ ना? यस सर। H+ हमेशा अटैच करेगा माइनस पे, तो मैं माइनस को हटा के यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, एक स्टेप छोटा कर दिया मैंने। आप बताओ इसमें ये 2 डिग्री तो ये भी है और 2 डिग्री ये भी है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन बच्चों 4 है। अब अगली क्लास में अल्फा हाइड्रोजन भी डिस्कस करूंगा। 4 है, 2 ये और 2 ये, 4 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 5 है सर। 5 है सर। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होता था, हाइपर कॉन्जुगेशन हाई होता था, और इस वजह से स्टेबिलिटी भी क्या है? जाती थी सर।
और इसी वजह से इसका रेट भी क्या होगा? फास्ट फास्ट होगा सर। तो बात ये है, और इसी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट होगा, इसी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चे। तो अब यहाँ इंडक्टिव नहीं लगाना है, इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेंट होता है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? यस सर। हाँ, आज मैं यहीं तक करवा रहा हूं, अगले लेक्चर में पूरा जीओसी रिवाइज कर लेना एक बार, है ना? रेजोनेंस, हाइपर, एरोमेटिक, एंटी, आप अपने हिसाब से कर लेना, बाकी मैं तो बताते हुए चलूंगा, आप थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाओगे, है ना? ओके सर। ये वाला एग्जाम्पल होपफुली सबको समझ नहीं आया होगा, तो अगले लेक्चर में इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, अगर फिर भी नहीं समझ आया घर पे रिवाइज करने के बाद भी। ठीक है सर। लेकिन वही सर है एक मिनट स्क्रॉल अप कर दो, ये वाली रिएक्शन देखो। ये डाउन कर दो बच्चे। यस सर कर दीजिए। हाँ, इसको लीव आउट करना है कर दो, कोई दिक्कत। तो मतलब ये है कि अभी आज तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोग रिवाइज नहीं किए हो। एक बार रिवाइज कर लोगे मुझे लगता है तो आप ज्यादा कंफर्ट जोन में आ जाओगे, है ना? चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय।